डोमेन कंट्रोलर में एडीसी, आरओडीसी। आज हम बात करेंगे चाइल्ड डोमेन कंट्रोलर की। अगर ये रूट डीसी है, इसकी क्रेडेंशियल क्या है? अगर हम देखेंगे फ्लैक्सिबल सिंगल मास्टर ऑपरेशन, इसके पास इनका 5 रोल रहता है। ठीक है, इसके पास इसका 5 रोल होता है। कौन कौन रोल होता है? स्कीमा मास्टर, डोमेन नेमिंग मास्टर, आरआईडी, एडीसी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, ये 5 रोल इनके पास होता है, प्लस मास्टर ग्लोबल कैटलॉग, जीसीएम लिखते हैं, ग्लोबल कैटलॉग। ठीक है, ये सभी रोल इनके पास। अब ये बार बार ग्लोबल कैटलॉग हम बोलते हैं, ए एफएसएमओ से अलग है, एफएसएमओ से कोई लेना देना इनका नहीं है, फिर भी हम बार बार ले रहे हैं क्योंकि ये बहुत बड़ा काम करता है। ग्लोबल कैटलॉग एक सर्च इंजन का काम करता है हमारे डोमेन एनवायरनमेंट के अंदर। ठीक है, इसलिए बार बार इनका जिक्र किया जा रहा है। अगर यहाँ पे हम बात करेंगे इस सीडीसी के अंदर, तो सीडीसी के अंदर यहाँ पे इनके पास खुद का अपना 3 रोल रहेगा केवल। कौन कौन रोल रहेगा? पीडीसी रहेगा, आरआईडी रहेगा एंड इंफ्रास्ट्रक्चर रहेगा। जीसी तो सबका होता है ना? जीसी सबका नहीं होता है। जीसी अगर आप चाहें तो यहाँ पे रखें या तो ना रखें, ये ऑप्शनल रहेगा यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे तो रहेगा ही रहेगा। यहाँ पे आप हटा नहीं सकते इसको। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शनल रहेगा, आप चाहे तो जीसी को रखें, चाहे तो ना रखें। मतलब एक ही जीसी से पूरे एनवायरनमेंट में हमारे काम चल सकता है। लेकिन अब क्वेश्चन आता है कि क्या ये जीसी रखना चाहिए? तो ये सबको रखना चाहिए। अगर आप इंस्टॉल करें सभी डोमेन कंट्रोलर में जीसी, तो बेस्ट रहेगा, सर्च इंजन आपका फास्ट करेगा। ठीक है, ये डिफरेंस। सर अगर इंटरव्यू में पूछा व्हाट इज ग्लोबल कैटलॉग, तो आंसर क्या होगा? ग्लोबल कैटलॉग एक सर्च इंजन होता है हमारे डोमेन एनवायरनमेंट में। अगर कोई क्लाइंट क्वेरी है, किसी प्रकार की क्वेरी है, तो वो क्वेरी जो होती है पहले अपने हमारे लोकल डोमेन को सर्च करती है, वहां पे अगर नहीं होती है, रिजॉल्व होती है, तो वो हमारे अदर डोमेन्स में, इन अदर डोमेन कंट्रोलर में, डोमेन एनवायरनमेंट के अंदर में सर्च करेगी। अगर वहां पे भी नहीं मिलेगा तो वो क्वेरी फॉरवर्ड हो जाएगी गूगल सर्वर को। ये सारा काम जो करवाता है ग्लोबल कैटलॉग करवाता है। अगर कोई क्वेरी है, जैसे हम कोई कुछ भी सर्च कर रहे हैं, सलमान खान का इमेज सर्च कर रहे हैं, कुछ भी सर्च कर रहे हैं, तो ये जो होती क्वेरी, इसको सबसे पहले जो समझता है वो ग्लोबल कैटलॉग ही समझता है। तो ये कह सकते हैं पूरे एनवायरनमेंट की देखभाल करता है, पूरे एनवायरनमेंट को ये अपनी नजर में रखता है, कहाँ पे क्या चीज है, कहाँ पे क्या चीज है, तभी वो इजिली सर्च कराने में मदद करता है, कोई भी किसी प्रकार की क्वेरी हो डोमेन के अंदर में। ठीक है, ये थी। तो आपका एक सिंपल डेफिनेशन रहेगा, कोई पूछता ग्लोबल कैटलॉग ये सर्च इंजन का काम करता है हमारे डोमेन एनवायरनमेंट के अंदर में। किसी प्रकार की क्वेरी होती है तो वो उसको रिजॉल्व करने में मदद करता है। तो इसीलिए जो फर्स्ट, अगर हम मैं डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ। हाँ हाँ सर, हाँ, देखिए ये दुर्गा, इसके बारे में हम लोग वो करेंगे, जिक्र करेंगे सारा एक करके। ठीक है, आप ये बस ये जानिए कि यहाँ पे रूट डीसी के अंदर में 5 रोल हैं। इसको छोड़ दीजिए, ग्लोबल कैटलॉग ये सेपरेट है। ठीक है, एफएसएमओ के 5 रोल होते हैं, ये 5। और सीडीसी के अंदर इनका खुद का अपना 3 रोल रहेगा, पीटीसी, आरआईडी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। ये दोनों रोल जो होता है यहीं से काम चलता है, उसी से। ठीक है, तो यही एक आइडेंटिफिकेशन होती है। अगर आपको क्विकली सर्च करना है, कोई पूछेगा अगर आपको कि कैसे हाउ टू आइडेंटिफाई रूट डीसी, एडीसी, सीडीसी, तो आप क्विकली यही आंसर देंगे कि स्कीमा मास्टर एंड डोमेन नेम मास्टर केवल रूट डीसी के पास रहता है। ठीक है, और हमारे पूरे एनवायरनमेंट में किसी डोमेन कंट्रोलर के पास में नहीं रहता है। और ये जो होता है चाइल्ड डोमेन कंट्रोलर की खासियत क्या है? चाइल्ड डोमेन कंट्रोलर हम ब्रांचेस के लिए यूज करते हैं क्योंकि इनका खुद का डेटाबेस होता है। ध्यान देना ये चीज। यहाँ पे अगर डीएनएस की बात करें, यहाँ पे इनका जो डेटाबेस है वो रेप्लिकेट यहाँ नहीं होगा। जैसे हम एडिशनल डोमेन कंट्रोलर की बात करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, जो यूजर हम बनाते हैं वो रेप्लिकेट हो जाता है ना। यहाँ पे रेप्लिकेशन नहीं होगा। बस ये क्या रहेगा, ये डोमेन एनवायरनमेंट में डोमेन इनसे कॉपी करेगा बस, और कुछ नहीं। जो इनका खुद का अपना डेटाबेस है, खुद का अपना इनका डोमेन एनवायरनमेंट है, लेकिन जो हमारा मेन डोमेन है, पेरेंट डोमेन, वो रेप्लिकेशन हो रहा है यहाँ पे। मतलब एग्जांपल के लिए अगर हम इसको देखेंगे, जैसे मान लो ये है हमारा
कोई एक एग्जांपल ले लीजिए, temp.com था, temp.com, तो ये हो जाएगा, इसका कुछ और नाम हो जाएगा, जैसे pune.temp.com, तो ये हो जाएगा इसका, ठीक है, चाइल्ड डोमेन कंट्रोलर। तो ये पुणे क्या है, पुणे जो है इनका खुद का अपना डोमेन है, इनका खुद का अपना डेटाबेस है, और डोमेन temp.com यहाँ से रेप्लिकेट होता है, मतलब ये पेरेंट हो गया और ये चाइल्ड हो गया, ठीक है, इसी को हम बोलते हैं पेरेंट चाइल्ड। ये देखिए, ये चाइल्ड हो गया और ये पेरेंट हो गया। इसीलिए जो रूट डीसी से सीडीसी के अंदर पेरेंट चाइल्ड का डोमेन ट्रस्ट होता है, ये बाय डिफॉल्ट बना रहता है। मतलब अगर डेटा रेप्लिकेट तो नहीं हो रहा है, मतलब जो यूजर हम जो ऑब्जेक्ट यहाँ क्रिएट कर रहे हैं वो सीडीसी में रेप्लिकेट तो नहीं हो रहा है, बट क्या लॉगिन कर सकता है वो यूजर यहाँ से यहाँ दूसरे सर्वर में। उसका रीजन क्या है, इनके बीच में एक ट्रस्ट है जिसको हम पेरेंट चाइल्ड ट्रस्ट बोलते हैं, ठीक है, पेरेंट चाइल्ड ट्रस्ट होते हैं। ये इस ट्रस्ट के द्वारा वो लॉगिन कर सकता है। कोई यूजर अगर यहाँ पे बना हुआ है, वो यूजर चाहेगा तो यहाँ पे लॉगिन कर लेगा, कोई यूजर अगर यहाँ पे बना हुआ है वो यूजर चाहेगा तो इस डोमेन में लॉगिन कर लेगा, इस डोमेन एनवायरनमेंट में, ठीक है, ये चीजें रहता है। और अगर आप चाहते हो, अगर इसको फुल कंट्रोल चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, इसको ट्रांसफर कर सकते हैं। इस चीज को हम लोग ट्रांसफर करके देखेंगे। इसको आप चाहें तो किसी भी डोमेन कंट्रोलर से स्कीमा मास्टर एंड डोमेन नेम मास्टर को आप ट्रांसफर कर सकते हैं दूसरे डोमेन कंट्रोलर में, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसको कि कैसे कॉन्फ़िगर करना चाइल्ड डोमेन कंट्रोलर को, ठीक है। कॉन्फ़िगर करने के लिए हमें सबसे पहले स्टैटिक आईपी समझना रहेगा। जो स्टैटिक आईपी हम देंगे वो स्टैटिक आईपी इसमें रहेगा। मान लो अगर यहाँ पे आपने दे रखा है 172.16.0.1 और डीएनएस दे रखा है 172.16.0.1, यहाँ पे क्या होगा 172.16. डोमेन होगा 172.16.0.5 और इनका अल्टरनेट डीएनएस होगा 172.16.0. मतलब इसका प्रीफर डीएनएस जो रहेगा, इसका जो एक प्रीफर डीएनएस हो रहा है वो ये हो रहा है और अल्टरनेट डीएनएस यहाँ पे हमारा हो रहा है, मतलब ये अल्टरनेट डीएनएस है और प्रीफर डीएनएस इसका खुद का अपना रहेगा। तो मतलब इसका खुद का अपना डेटाबेस एक बनेगा। सर इसके अंदर और एक सीडीसी बना देंगे तो क्या होगा, मतलब आईपी क्या रहेगा, डीएनएस और आईपी। सर ये जो पुणे temp.com है ना, अगर उसके अंदर और एक सीडीसी बना दे तो उसका आईपी और डीएनएस क्या होगा। अब उस चाइल्ड के अंदर चाइल्ड थोड़ी बना है, चाइल्ड के अंदर इसका एडिशनल डोमेन कंट्रोलर आप बना सकते हैं। तो उसका आईपी जो रहेगा, अगर एडिशनल बनाएंगे तो उसका डीएनएस यही रहेगा, 5 रहेगा। उसका भी एडिशनल जो जैसे मान लीजिए यहाँ पे इसका बना रहे हैं आप, ठीक है, तो यहाँ पे क्या रहेगा, इसका आईपी कुछ और रहेगा, मान लीजिए 7 हो गया, कुछ हो गया, और डीएनए जो रहेगा 5 रहेगा, अल्टरनेट डीएनएस क्या रहेगा 1 रहेगा। मतलब इसका तो सर सीडीसी के अंदर और सीडीसी नहीं बना सकते। सीडीसी के अंदर सीडीसी क्यों बनाएंगे, सीडीसी के अंदर सीडीसी नहीं बनाएंगे, ठीक है। मैं पूछ रहा हूँ मतलब। नहीं नहीं नहीं, अगर आप बना सकते हैं, बनाना चाहे तो बना सकते हैं, बना सकते हैं, तो इसी डीएनएस के आधार पर होगा वो आगे, इस डीएनएस के आधार, ठीक है। ये चीजें देखे यहाँ पे, ये समझ में आया ना, इसको सर अब बता रहे थे, सर अब बता रहे थे अगर इसका और एक सीडी पुणे temp.com है ना, उसका अगर और एक सीडीसी बनाए तो उसका आईपी और डीएनएस क्या होगा, बनाने जाए। आईपी एड्रेस तो हमेशा सेपरेट रहेगा, राइट। मान लीजिए इसका 7 हो गया आईपी एड्रेस, राइट, और उसका डीएनए जो रहेगा ये रहेगा, उसका डीएनएस यही रहेगा, इसका जो डीएनएस है प्रीफर डीएनएस, ये प्रीफर डीएनएस होता है, ठीक है। अच्छा, और सर अल्टरनेट में क्या डालना होता है। अल्टरनेट तो हमेशा वही रूट डीसी रहेगा, अगर इसका पार्ट है जो फॉरेस्ट है हमेशा उसका वही रहेगा, अल्टरनेट हमेशा वो चलेगा, ठीक है। तो अब इसको हम लैब करके देखते हैं, और ये जो है ना इस सिस्टम में बड़ा स्लो चलेगा। दुर्गा दुर्गा और कुछ बिहारी हैं, आप लोगों को कोई डाउट नहीं है इसमें। नहीं सर। जी सर। कुंज बिहारी को थोड़ा डाउट होगा, मैं जानता हूँ, परेशान मत रहिए। और यहाँ पे चलिए मैं क्या करता हूँ, रिमोट लेता हूँ अपने दूसरे मशीन का, ठीक है, उस पर थोड़ा फास्ट काम करेगा। ये देखिए, ये मैंने रिमोट लिया है, यहाँ पे 2 सर्वर है, सर्वर 1 है, सर्वर 2 है, ठीक है।
यहाँ पे हम लोग करेंगे ये कॉन्फ़िगरेशन। इसमें कंफ्यूजन नहीं है आप लोगों को, ये एनवायरनमेंट समझ में आ रहा है ना? हाँ सर, मुझे समझा। तो यहाँ पे सर्वर 1 में चलते हैं और सर्वर 1 का हम आईपी चेक कर लेते हैं। ये आईपी कहीं दिया नहीं गया था, उस मशीन में शायद दिया गया। चलिए देखते हैं। ये हमने आईपी डाल दिया दोनों में, ठीक है। और हम क्विकली अब जो है इंस्टॉल करते हैं। पहले रूट टीसी को हम लोग कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। सर्वर मैनेजर में जाएंगे, कंप्यूटर का नाम नहीं चेंज करें, देखिए बड़ा बड़ा नाम से आ रहा है, ठीक है। वैसे चेंज कर लेना चाहिए, इजी रहता है उसको सिनेरियो को समझने में। सर बाद में चेंज कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं, हो जाएगा, अपडेट हो जाएगा। लिनक्स में मैं रेड हैट का पूरा RHCSA लेवल का प्लेलिस्ट में, मुझे लग रहा है 15 या 16 क्लासेस मैंने प्लेलिस्ट डाल दिया है, आप लोग उसको देखिए, ठीक है, शुरू से पार्ट 1 से। अब कोई डाउट रहेगा तो उसको पूछ सकते हैं, कोई भी डाउट रहेगा तो उसको पूछ सकते हैं आप। पार्ट 1 से देखेंगे तभी समझ में आएगा। सर एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल करेगा तो ग्रुप पॉलिसी बाय डिफॉल्ट ले लेता है क्या? हाँ, डोमेन कंट्रोलर इंस्टॉल होने के बाद जैसे आप डोमेन कंट्रोलर प्रमोट करते हैं, ग्रुप पॉलिसी ऑटोमेटिक इंप्लीमेंट हो जाता है, उसमें इंक्लूड हो जाता है। आपको ग्रुप पॉलिसी इंस्टॉल नहीं करना रहता कभी भी, उसको बस कॉन्फ़िगर करना रहता है। जैसे हम डोमेन कंट्रोलर प्रमोट करते हैं, ग्रुप पॉलिसी एक्टिव हो जाता है। कुछ यूनिक नाम डालते हैं, सेम नाम नहीं डालते हैं। टेम्प कहीं था, पता चला कहीं क्लैश करने लगेगा, ठीक है। कुछ यूनिक नाम बोलिए, कुछ भी। सर न्यू फॉरेस्ट क्यों बना रहे हैं? एग्जिस्टेंट बनाना है। एग्जिस्टिंग नहीं है ना इस कंप्यूटर में, रूट डीसी हम बना रहे हैं अभी, ठीक है। ये सीडीसी हमारा यहाँ पे है। सर डीसी का कुछ हुआ है क्या? डीसी नहीं, डीसी जो है दूसरे कंप्यूटर में है, ठीक है। अभी उसको भी कनेक्ट कर लेंगे, आसान होती है। वो पुराना वाला जो डीसी है, ये नया डीसी हम बना रहे हैं। वो मशीन बहुत स्लो चल रही है। ओके ओके, इसीलिए बंद कर दिए। हाँ, हाँ। इसका डोमेन कुछ और नाम दे दीजिए। google.com। गूगल मत दीजिए, चलिए अरे लता.com डाल दीजिए। सर कौन है सर लता ये? लता मंगेशकर जी। अच्छा अच्छा अच्छा। तो फंक्शन लेवल लो नहीं करेंगे? नहीं, फंक्शनल लेवल लो करने की हमें आवश्यकता इसलिए नहीं है कि इसे 2012 के नीचे हमारा सर्वर आने वाला नहीं कोई है, ठीक है। हम 2008 और लो कब सर करना है? डिस्कनेक्ट होने वाला है। हाँ अच्छा अच्छा, 9 मिनट है, 9 मिनट है सर हाँ ठीक अभी। है, हम कर लेंगे। तो लो लो हमें कब करना चाहिए मालूम है? जब आपको डाउट रहे कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में इस डोमेन एनवायरनमेंट में जो कोई और सर्वर है, जो हो सकता है वो 2008 हो या 2008 R2 कोई हो, समझे ना, तब आपको लो करना चाहिए। लेकिन अब हमें मालूम है कि 2008 से नीचे नहीं आएगा। लेकिन अभी ये कौन सा सर्वर है? 2019 है ना, ये 2019 पे हम लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। हाँ तो हाँ कर सकते थे हम लोग। सर ऐसा किए करेंगे तो भी ऐसा कुछ इश्यू नहीं है ना? कर अगर लेना करना चाहिए, होगा तो भी। करना ही चाहिए, करना ही चाहिए। अभी मान लीजिए हम 2019 में कर रहे हैं, ठीक है। हम एक्चुअली गलत, हम क्या सोच रहे थे 2012 पे हम काम कर रहे हैं, इसलिए मैंने नहीं किया। 2019 के केस में आपको कर देना चाहिए लोग, क्योंकि मान लीजिए 2019 सभी कंप्यूटर ना हो आपके, सभी डोमेन कंट्रोलर ना हो आपके ऑर्गेनाइजेशन में, तो उस केस में प्रॉब्लम हो जाएगा, समझे ना। ये क्या करता है इम्पैक्ट, देखिए यहाँ जैसे मान लीजिए हमारा रूट डीसी यहाँ पे है, और यहाँ पे रूट डीसी में बेस में क्या है हमारा 2019 है, राइट। और अगर फंक्शनल लेवल हमने 2019 ही दिया, तो जो दूसरे डोमेन कंट्रोलर हमारे जो भी होंगे इस एनवायरनमेंट में, सभी 2019 ही सपोर्ट करेगा, 2016 या 2012 सपोर्ट नहीं करेगा, समझे ना। तो इसलिए बेटर क्या है, आप सही बोल रहे थे, बेटर आप यहाँ फंक्शनल लेवल डाउन करके रखो, 2012 करके रख दीजिए। तो इससे क्या बेनिफिट रहेगा, आपके दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में, आपकी ऑर्गेनाइजेशन में दूसरे जो डोमेन कंट्रोलर है, अगर वो 2012 या 2016 भी रहेंगे तब भी इसके मेंबर बन पाएंगे वो लोग, ठीक है। समझ में डाउट नहीं आया है? हाँ सर। तो अभी हम क्या करेंगे इसको, वो फंक्शनल लेवल समझ में आ गया आप लोगों को ना। फंक्शनल लेवल अगर आप हायर वर्जन पे कर रहे हैं तो उसको लो कर देना चाहिए, उस पे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। आप अगर मान लीजिए आपके पास लो नहीं है, सभी लेटेस्ट अगर वर्जन ही है, तो आप कभी भी रेस कर सकते हैं बिना लूजिंग डेटा, बिना किसी प्रॉब्लम के, बिना किसी उसके, ठीक है। लेकिन अगर अगर आपने अपग्रेड करके रखा है तो डाउनग्रेड नहीं होता, कभी वो ये प्रॉब्लम होता है।
सर जब रियल टाइम में इंस्टॉल करेंगे तो ये जो स्क्रीन आ रहा है ये आता है क्या, विंडोज जो अंदर लिखा हुआ है ये कुछ? सब हाँ हाँ। एकदम आएगा, ये आएगा भी और आपको देखना भी रहेगा इसको। उस समय जाए, अभी तो हम चल दे रहे हैं, नेक्स्ट नेक्स्ट कर दे रहे हैं, चलो वार्निंग आ रहा है चाहे ये आ रहा है। अगर रियल टाइम आप करें तो वार्निंग आना नहीं चाहिए वो एक्चुअली, ठीक है। तो वो क्यों नहीं, क्यों आ रहा है वार्निंग है, क्योंकि अपडेटेड नहीं है, एक्टिवेटेड नहीं है, ठीक है। अगर एक्टिवेटेड रहेगा, अपडेटेड रहेगा और प्रॉपर ढंग से आप करेंगे तो वो वार्निंग नहीं आएगा, कोई एरर नहीं आएगा ऐसा वार्निंग तो तब। सर हाँ जब करेंगे तो सब एक्टिवेट कर, मतलब एक्टिवेट करके फिर अपडेट वगैरह सब करके करना होगा ये? हाँ हाँ, हमेशा हमेशा आप पहले प्रॉपर सही कर लीजिए, तभी आप डोमेन कंट्रोलर प्रमोट करिए। सिंपली तुरंत नहीं कर देना है, पहले पूरा विंडो को पहले अपडेट कर लेना है प्रॉपर ढंग से, ठीक है। सारे अपडेट जितने रहेंगे अपडेट करना, एक्टिवेट तो रहेगा ही, लाइसेंस वर्जन रहेगा तो उसमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है ना। तो आपको अपडेट करना है, अपडेट करने के बाद आप उसको इंस्टॉल करना है, प्रमोट करना है। अभी आने वाले टाइम में इसका टेंशन खत्म है यार। अभी जो ज्यादा से ज्यादा 3 से 4 साल, ठीक है, 3 से 4 साल के बाद ये सर्वर वगैरह हमें यहाँ डाउनग्रेड में मिलेगा ही नहीं। ऑन प्रेमिसेस में सब कुछ क्लाउड में रहेगा, वहां ना तो लाइसेंस का लफड़ा रहेगा आपको और ना ही अपडेशन वगैरह का कोई लफड़ा रहेगा। सारा अपडेट क्या रहेगा, ऑटोमेशन रहेगा। आपको जस्ट सर्वर लेना रहेगा, सर्विसेज कॉन्फ़िगर करना रहेगा और यूजर को अटैच करना रहेगा, काम करना शुरू करेगा, तो टास्क बड़ा इजी हो जाएगा। तो सर्वर 2 में हम चलते हैं, जिसको हम चाइल्ड डोमेन कंट्रोलर बना रहे हैं, और इसमें भी हम लोग एक्टिव डायरेक्टरी इसमें भी इंस्टॉल कर लेते हैं। देख रहे हैं सर्वर 2019 जो है ना, बिना अपडेट के क्या हालत हो रहा है। देखिए ये मशीन जिसमें हमने लगा रखा है 16 GB का मशीन है, 2 सिस्टम केवल है, 2 सर्वर है। अब तक 2012 4 मशीन ओपन हो गया होता, ऑन हो गया होता आराम से। सर वर्चुअल मशीन में जो बनाते हैं सर्वर तो उसको हाँ भी अपडेट करना चाहिए? हाँ, एकदम करना चाहिए, लेकिन लाइसेंस रहेगा तब ना अपडेट करेंगे। हाँ। ट्रायल वर्जन अपडेट करके क्या फायदा होगा आपको। और सर जैसे अपने विंडोज सर्वर, मतलब विंडोज में कैसा अपडेट होने के कभी कभी प्रॉब्लम आता है, सर्वर में भी होता है क्या ऐसा? बहुत ज्यादा होता है सर्वर में ही बहुत ज्यादा होता है। पहली बात ये, अपडेट करके क्या फायदा होगा, कोई फायदा होगा इसका, कोई बेनिफिट नहीं होगा, ठीक है। ज्यादा मेमोरी खाएगा। हाँ हाँ, डाटा मेमोरी केवल लेगा, कोई फायदा नहीं होगा। लाइसेंस है अगर तो दिक्कत नहीं होगा, लाइसेंस रहेगा ना तो वो दिक्कत नहीं होगा। तब एक ही दिक्कत आएगा, अगर नेट आपका स्लो रहेगा तभी माइक्रोसॉफ्ट से डिस्कनेक्शन करना रहता है बीच में, नहीं तो फिर वो एक बार कनेक्ट हो जाता तो वो डाउनलोड कर लेता है पैचेस को। और मालूम है एक फीचर्स है हमारा ये सर्वर में, WSUS विंडोज सर्वर अपडेट सर्विसेज, जिसके द्वारा क्या करते हैं कंपनी में, जैसे मान लीजिए 200 क्लाइंट मशीन है, विंडो 7 है, विंडो 8 है, और हमें अपडेट करना सभी विंडो को, सभी लाइसेंस है, तो उस केस में हम WSUS सर्वर पे क्या करेंगे, पैचेस को डाउनलोड करके रख लेते हैं सभी के लिए, सभी क्लाइंट के लिए भी, और लोकली बिना इंटरनेट कनेक्शन के हम डिप्लॉय कर सकते हैं, पुश कर सकते हैं, समझे। तो ये फायदा होता है, उसका बेनिफिट होता है। तो एक ही समय में बहुत सारे कंप्यूटर ऑटोमेटिक क्या हो जाएंगे, अपडेट ले लेंगे क्लाइंट मशीन, इवन उनके पास इंटरनेट कनेक्शन नहीं रहेगा। हाँ सर, इसमें सर एक डाउट था मुझे। हम्म हाँ, आप जब पढ़ाएंगे तब पूछूंगा ऐसा लगा तो भी पूछ ले रहा हूँ। हम्म जैसा अभी अपने पास रहता है कि एसएस का लैपटॉप रहता है या फिर डेल का रहता है, तो सर उसका जो डिस्प्ले ड्राइवर वगैरह रहता है हम्म। तो वो सब भी उठा लेता है क्या ड्राइवर्स? हाँ कोर्स ले लेता है। अभी अभी विंडो 7 के बाद, मतलब विंडो 10 से जो भी विंडो 10 या विंडो 11 की बात करिए, ठीक है, आपको ड्राइवर का इंस्टॉल करना पड़ रहा है इस समय यार। पहले हम लोग विंडो 7 विंडो एक्सपी में, आपको याद है विंडो एक्सपी में, चाहे विंडो 7 में भी 32 बिट तक 64 बिट में भी, आपको सारा ड्राइवर, पहले विंडो इंस्टॉल करने के बाद आपको हर चीज का ड्राइवर इंस्टॉल करना पड़ता था। तो हम लोग क्या करते थे, ड्राइवर पैक सोल्यूशन करके आता था, उसको रन करते थे, सारा ड्राइवर ले लेता था एक साथ, है ना। उसमें किसका ड्राइवर, हर चीज का ड्राइवर सर्च करता था, ऑडियो का, ग्राफिक का, लैन का, वायरलेस का, ब्लूटूथ का। और विंडो 10 में कोई ड्राइवर अलग से कहाँ इंस्टॉल करना, सब कुछ उसके अंदर, ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर वो फीचर में ऐड कर दिया है। बस आपको अपडेट करना रहता है, जब अपडेट होता है वो ले लेता है ड्राइवर सारा। हाँ सर, जैसे फर्मवेयर वगैरह भी अपडेट आता है ना, तो इसीलिए पूछ रहा था। हाँ, फर्मवेयर अलग हो गया। फर्मवेयर जो है, फर्मवेयर अपडेट क्या होता है, वो बायोस और सिस्टम रिलेटेड अपडेट हो गया हो, ठीक है।
वो सिस्टम, लेकिन वही फर्मवेयर अगर आपका अपडेट नहीं रहेगा तो ड्राइवर भी नहीं लेगा। अगर सिस्टम ही मेंटेन नहीं रहेगा, इंटरनली मेंटेन नहीं रहेगा, तो फिर एक्सटर्नल एप्लीकेशन कहाँ हो पाएगा और मेंटेन कर पाएगा। लेकिन फर्मवेयर अपडेट करने की आवश्यकता पड़ती नहीं, बहुत रेयर में पड़ती है। कभी कभी जैसे नया लैपटॉप आप लेके आए ना, चलिए यहाँ देखिए ये हमारा इंस्टॉल हो चुका है और ये रूट डीसी रेडी है। अब जो है चाइल्ड डीसी को हम लोग प्रमोट कर देते हैं। इससे पहले यहाँ का फायरवॉल हम लोग वो कर देते हैं। सर रियल टाइम सर्वर में ऑफ करने की जरूरत नहीं होगी ना ये फायरवॉल? विंडो फायरवॉल हमें ऑफ ही करना पड़ेगा ना। आपके पास अगर कॉन्फ़िगर है या तो लाइसेंस है फायरवॉल का वो है तो फायरवॉल आप कॉन्फ़िगर करके रखिए। ये तो अगर नहीं आप करेंगे तो फिर ये कनेक्शन को रोक देगा ना। ये विंडो फायरवॉल क्या है, एक तरह से आप मान चलिए एंटीवायरस का काम करता है बस, समझ रहे ना। यहाँ पे बताइए क्या ऑप्शन रहेगा। सर सेकंड वाला। हाँ सेकेंड वाला रहेगा, क्योंकि ऐड अ न्यू डोमेन है ना, हम लोग नया डोमेन बनाने जा रहे हैं। एग्जिस्टिंग फॉरेस्ट हमारा एग्जिस्टिंग है, लेकिन नया डोमेन हम क्रिएट कर रहे हैं। और ये क्या है डोमेन का नाम, चाइल्ड डोमेन। और यहाँ से यहाँ पे आपको नाम देना पेरेंट डोमेन। पेरेंट डोमेन क्या है हमारा, लता.com है, ठीक है। और चाइल्ड हम क्या दे सकते हैं, कुछ भी आप दे दीजिए, दिल्ली डाल दीजिए, मुंबई डाल दीजिए। और इसको क्रेडेंशियल आपको चेक करवा लेना है। ये देखिए कर देता है ग्लोबल कैटलॉग। यहाँ देखिए आप चाहे तो यहाँ से ऑफ करके रख सकते हैं ग्लोबल कैटलॉग को, ठीक है, लेकिन रूट डीसी में आप नहीं कर सकते उसको। सर उसके नीचे भी टिक होगा क्या? ये वाला नहीं, आरओडीसीएम से क्या मतलब है, ये नहीं होगा, होगा ही नहीं, हमें चाहिए भी नहीं। इससे क्या मतलब है बताइए सर? मतलब मैं बोल रहा टिक होगा क्या, ये नहीं, हो ही नहीं सकता। देखिए यहाँ कर ही नहीं सकते हम लोग। क्योंकि क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि आरओडीसी प्री क्रिएट आरओडीसी हम लोग बनाए नहीं, तो ये काम ही नहीं करेगा। और बताइए इसमें एफएसएमओ चेक करने के लिए कमांड क्या है, 5 रोल हमें देखना है तो कमांड नेट डॉम क्वेरी एफएसएमओ। यस, नेट डॉम क्वेरी एफएसएमओ, ये है कमांड। यहाँ पे 5 रोल, ये गड़बड़ हो रहा है, ये चीज आइडेंटिटी करने में प्रॉब्लम होगा, है ना। चलिए हम लोग कंप्यूटर का नाम चेंज कर देते हैं। स्पेलिंग गलत है। हाँ सर क्वेरी का स्पेलिंग गलत है। देखिए सर्वर वन आ गया। ये सभी जो स्कीमा मास्टर है, डोमेन नेमिंग मास्टर, पीडीसी, आरआईडी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सभी किसके पास है, सर्वर वन के पास है यहाँ, राइट। और अब हम रूट डीसी में सॉरी चाइल्ड डीसी में जाके देखेंगे तो इनके पास कितने रोल होंगे, केवल 3 रोल रहेंगे, आरआईडी, पीडीसी और इंफ्रास्ट्रक्चर। सर पीडीसी क्या है, प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर। बस ये जान लीजिए ये एफएसएमओ के 5 रोल है, यही मिलके हमारे नेटवर्क एनवायरनमेंट जो एक्टिव डायरेक्टरी में जितने ऑब्जेक्ट है, कंप्यूटर है, यूजर्स है, ग्रुप है, ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट है, प्रिंटर है, सभी को चलाने में यही 5 रोल का योगदान रहता है, ठीक है। इनका क्या क्या होता है रोल, इसके बारे में हम लोग बात कर लेंगे। पहले एक बार देख लीजिए इसको। ये रोल जो है आप ट्रांसफर कर सकते हैं, एक डोमेन कंट्रोलर से दूसरे डोमेन कंट्रोलर को आप ट्रांसफर कर सकते हैं। याद रहे अगर आपको किसी डोमेन कंट्रोलर को चाहे तो रूट डीसी बना सकते हैं, बशर्ते उसमें ग्लोबल कैटलॉग इंस्टॉल होना चाहिए, चेक मार्क रहना चाहिए। जैसे अभी देखे ना ग्लोबल कैटलॉग हम चाहते तो हटा सकते थे वहां से, अनचेक कर सकते थे, लेकिन अगर अनचेक कर देंगे तब वो स्कीमा मास्टर जाएगा ही नहीं, वहां पे ट्रांसफर ही नहीं होगा। पर ये रोल ट्रांसफर करने का बेनिफिट क्या होगा? रोल ट्रांसफर उसी शर्त पे करते हैं, जैसे मान लीजिए आपके पास रूट डीसी है और आपको लगता है कि ये रूट डीसी जो है फिजिकली डैमेज होने के चांसेस है, ठीक है, और आने वाले टाइम में ये क्रैश हो सकता है, चाहे कुछ प्रॉब्लम हो सकता है इसमें, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, नया सर्वर या तो उसकी जगह पे नया सर्वर कोई लेके आए आप, वहां उसको एडिशनल डोमेन कंट्रोलर बनाकर वहां पे हम ट्रांसफर कर देंगे तो वो रूट डीसी हो जाएगा। इसका सारा पॉलिसी, परमिशन, सब कुछ वहां पे रेप्लिकेट हो जाएगा, फिर आप इस सर्वर को हटा सकते हो। तो ज्यादातर कब हम करते हैं, जब हमें सर्वर चेंज करना रहता है, ठीक है, उस केस में हम इसको करते हैं। बाकी वैसे करने का कोई मतलब नहीं होता है, करने की जरूरत भी नहीं पड़ती है। देखिए अब इसमें क्या रहेगा, ये देखिए इसका चाइल्ड पुणे आ रहा है, देख रहे हैं ना, लता नहीं आ रहा है यहाँ पे। और अगर इनका हम देखेंगे एफएसएमओ रोल में जाके देखेंगे तो इनके पास इनका खुद का 3 रोल रहेगा, और 2 रोल किससे कॉपी हो रहा होगा, सर्वर वन से। और सर इसका ऐसा होगा ना पुणे डॉट लता .com। ऑफ कोर्स वही रहेगा, पुणे.lata.com। माय कंप्यूटर में जाके चेक कर लीजिए, पुणे.lata.com आगे कि नहीं आगे, यहाँ देखिए। अब यहाँ पे कमांड देते हैं, देखिए इनका अपना
3 रोल होगा, 2 रोल सर्वर 1 से आ रहा होगा। देखिए देख रहे हैं ना, ये दोनों रोल सर्वर 1 का, 3 रोल इनके पास है, मतलब डोमेन, हर डोमेन के पास 3 रोल होता है। सर ये जो नीचे नेम है इसी को हम FQDM बोलते हैं ना? हाँ, FQDN, ये वाला जो अभी दिखाया मैंने आपको, ये वाला, ये कहाँ हाँ, गया, ये है FQDN। फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये पूरे को अगर देखेंगे इसका नाम क्या हो गया, pune.lata.com, ये हाँ पूरा हाँ FQDN है। हाँ, यस यस यस। इसमें सर सर्वर नेम में मेंशन नहीं होता है। मतलब नहीं, FQDN में, FQDN का मतलब क्या होगा, ये देखिए server1.lata.com, उसके लिए हो गया है। और इस हाँ, कंप्यूटर के लिए फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम क्या हो गया, विन, ये CQ क्या क्या है, पला पला पुणे.lata.com, ये FQDN है। FQDN मतलब ओके। क्या होता है, सर्वर नेम मतलब होस्ट नेम प्लस डोमेन नेम, फुली क्वालिफाइड डोमेन, FQDN फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम, ठीक है, होस्ट प्लस डोमेन, ठीक है। तो ये इसमें कोई डाउट है आप लोगों को, ये क्लियर है? तो 4 डोमेन कंट्रोलर हम लोग पढ़े अभी तक, बताइए चारों में अंतर क्या क्या है। सर डीसी जो है वो इसके अंदर एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल करते हैं, जिससे सेंटर हम मैनेज करते हैं, वो डीसी हो गया। हाँ और एक्टिव डायरेक्टरी से डीसी का एक बैकअप बोल सकते हैं, एडिशनल डोमेन कंट्रोलर। हाँ और सर आरओडीसी हम ऐसी जगह पे इम्प्लीमेंट करते हैं जहाँ पे ज्यादा टेक्निकल और मैन पावर कम हो, जहाँ पे सिर्फ पासवर्ड रिसेट करना है या फिर हाँ, यस यस, यूजर क्रिएट करना है। हाँ और सीडीसी सर एक फ्रेंचाइज है, जैसा हम इंडिया में महाराष्ट्र में अगर खोल ले तो एग्जैक्टली, महाराष्ट्र उसके लिए एक फ्रेंचाइज हो गया। राइट। चारों में अंतर ये है, यहाँ पे डेटा रेप्लिकेट होगा, यहाँ पे रेप्लिकेशन होगा, यहाँ से रेप्लिकेशन होगा, राइट, दोनों साइड, बट यहाँ से यहाँ रेप्लिकेशन नहीं रहेगा, ठीक है। इनके पास अपना खुद कुछ रोल नहीं रहता है, इनके पास अपना कुछ भी रोल नहीं रहता, कोई रोल नहीं रहता है। इनका जो 5वां रोल होता है, स्कीमा मास्टर, डोमेन नेमिंग मास्टर, PDCRID, वो इनके पास रहता है, लेकिन इनके पास क्या होता है, इसी का डुप्लीकेट रहता है, इनके पास भी इसी का डुप्लीकेट रहता है, इसीलिए डेटा रेप्लिकेशन होता है, ठीक है। लेकिन इनके पास अपना, इनका खुद का 3 रोल होता है, PDCRID एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। इसकी खासियत ये होती है, इसका डीएनएस खुद अपना होता है, डेटाबेस, इसीलिए प्रीफर डीएनएस हम इसका खुद देते हैं, चाइल्ड डीसी का। और यहाँ पे डीएनएस टोटली डिपेंड किसके ऊपर है, रूट डीसी के ऊपर है। ये एडीसी एंड आरओडीसी डीएनएस किसके ऊपर डिपेंड है, रूट डीसी का जो डीएनएस है, राइट। बट यहाँ पे इसका खुद का अपना डोमेन एनवायरनमेंट है, इसका खुद का अपना डेटाबेस है, इसीलिए जो हम आईपी देते हैं तो क्या देते हैं, डीएनएस, प्रीफर डीएनएस इसका खुद का देते हैं, अल्टरनेट डीएनएस में हम रेप्लिकेट कराते हैं यहाँ पे। समझ में आ रहा है ना, इसमें कोई डाउट है तो बताइए। ये हमारे डोमेन कंट्रोलर है। तो कोई भी क्वेश्चन करता है व्हाट इज डोमेन कंट्रोलर्स एंड टाइप्स ऑफ डोमेन कंट्रोलर, तो क्या बोलेंगे, डोमेन कंट्रोलर्स क्या होते हैं, जिस सर्वर में एक्टिव डायरेक्टरी रन होती है उसे हम डोमेन कंट्रोलर बोलते हैं। ये 4 प्रकार के डोमेन कंट्रोलर होते हैं, तो रूट डीसी, एडीसी, आरओडीसी एंड सीडीसी। एडीसी एंड आरओडीसी ये क्या होता है, बैकअप डोमेन कंट्रोलर इसको बोलते हैं, बैकअप पर्पस के लिए होता है। अगर कोई यूजर कोई अपडेट हम करेंगे रूट डीसी में, वो एक्टिव डायरेक्टरी ऑब्जेक्ट का अपडेशन ऑटोमेटिक एडीसी में एंड आरओडीसी में हो जाएगा। अगर एडीसी में कुछ अपडेट हम करेंगे वो रूट डीसी में भी हो जाएगा। अगर कुछ इंसिडेंट हुआ हमारे रूट डीसी में, बाय मिस्टेक डिलीट हो गया, तो वो ऑटोमेटिक एडीसी में भी डिलीट हो जाएगा, आरओडीसी से भी डिलीट हो जाएगा। अब क्वेश्चन आता है एडीसी एंड आरओडीसी में अंतर क्या है, तो एडीसी जो होता है इसके पास एडमिनिस्ट्रेटर का पासवर्ड होता है खुद का, इसलिए कुछ भी काम कर सकता है यहाँ से, हर चीज इसकी, ये अपने आप में खुद को डोमेन कंट्रोलर है। बट आरओडीसी के पास एडमिनिस्ट्रेटर का पासवर्ड नहीं होता है, उसमें एडमिनिस्ट्रेटर लॉगिन नहीं कर पाएगा, एक बार आरओडीसी बन जाएगा तो वहां पे एक स्पेसिफिक यूजर लॉगिन कर सकता है, जिसको हम डेलीगेट कर रखे हैं रूट डीसी से, वही यूजर लॉगिन होगा और कुछ स्पेसिफिक टास्क कर पाएगा काम, जो कि दिया गया परमिशन उसको करने के लिए। जो परमिशन देते हैं उसको हम डेलीगेशन परमिशन बोलते हैं, डोमेन डेलीगेशन परमिशन। तो जो भी टास्क डेलीगेट किया गया वही टास्क केवल कर सकता है। अब वहां पे कोई यूजर हम ऐड कर सकते हैं या फिर कोई ग्रुप ऐड कर सकते हैं, हमेशा ग्रुप ही ऐड करना चाहिए, क्योंकि अगर कोई यूजर हमने ऐड किया आरओडीसी में
तो क्या होगा, अगर वो यूजर कल को रिटायर हो गया, मतलब रिजाइन दे दिया कंपनी से, छोड़ दिया, तो फिर आपके पास प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इसीलिए हम ग्रुप ऐड करके रखते हैं। ग्रुप ऐड करने से बेनिफिट क्या, अगर कोई छोड़ दिया कंपनी तो भी प्रॉब्लम नहीं, दूसरे यूजर को आप वहां पे ऐड करेंगे तो ऑटोमेटिक वो सारे परमिशन पॉलिसी उसको क्या हो जाएगा, एडप्ट हो जाएगा, कॉपी हो जाएगा। चाइल्ड डीसी एक सेपरेट डोमेन कंट्रोलर होता है, ये फ्रेंचाइजी के लिए देते हैं। यहाँ से कोई रेप्लिकेशन नहीं होता किसी सर्वर में। डेटाबेस जो होता है, डोमेन कंट्रोलर जो होता है, डोमेन एनवायरनमेंट उसी डोमेन एनवायरनमेंट का एक पार्ट होता है। सर अगर हम एडीसी में कुछ डाटा अपडेट करेंगे हाँ तो आरओडीसी में रेप्लिकेट होगा ना सर? हाँ, एक साथ अगर तीनों बना हुआ है, अगर ये तीनों एक साथ कनेक्टेड है, एक एडीसी एक आरओडीसी है, तो यहाँ जो भी हम करेंगे वो इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, यहाँ जो करेंगे वो इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे नहीं होगा। तो क्वेश्चन आता है कि कितने ये बैकअप डोमेन कंट्रोलर बना सकते हैं, कई सारे आप बना सकते हैं। और कोई डाउट है तो बताइए। नहीं सर, मुझे तो कुछ है नहीं। और आप लोग को दुर्गा नहीं सर, कोई डाउट नहीं। डाउट नहीं है तो एक छोटा सा टॉपिक और कर लें हम लोग। जी सर। हाँ सर, कर लो ना। एक छोटा सा टॉपिक है, क्या मालूम है, निक टीमिंग हम लोग कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि जब हम फेल ओवर क्लस्टरिंग चाहे कुछ करेंगे तो वहां पे उसकी जरूरत पड़ती रहती है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं ना, इसी में रूट डीसी में मैं करके दिखाता हूँ आपको, ठीक है। निक टीमिंग हमारा टॉपिक है, निक टीमिंग पहले समझिए आप ध्यान से। निक टीमिंग क्यों यूज करते हैं, क्या बेनिफिट है, यूज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। निक टीमिंग का पूरा नाम होता है एनआईसी, है ना। एनआईसी का पूरा नाम क्या होता है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड टीमिंग। हाँ, टीमिंग। ये क्यों बनाया गया, निक टीमिंग आया 2008 R2 से, उसके पहले ये नहीं था फीचर, ठीक है। 2008 R2 से ये क्या है सर ये निक टीमिंग? बता रहा हूँ, यहाँ समझिए, जैसा आप समझने की कोशिश करिए। अगर हमने क्या किया है, ध्यान देना, दो कंडीशन में बताऊंगा इसको। पहले मैं नॉर्मल बताने की कोशिश कर रहा हूँ, फिर इसको रियल टाइम सिनेरियो में दिखाऊंगा कहाँ पे इसका यूज करते हैं हम लोग। पहले सपोज करिए एक सर्वर हमारे पास है, एक कोई सर्वर है, ठीक है। और इस सर्वर में जो भी सर्वर होता है ना, कोई भी सर्वर मशीन आप देखिए, डेल का या कोई भी आईबीएम का कोई भी सर्वर आप देखेंगे तो उसमें देखना आपको 3 या 4 एनआईसी पोर्ट रहता है। नॉर्मल डेस्कटॉप में एक दो एनआईसी पोर्ट रहता है ना, लेकिन सर्वर मशीन में 3 या 4 एनआईसी पोर्ट रहता है। अब क्वेश्चन ये आता है, 4 एनआईसी पोर्ट है, लेकिन हम लोग केबल तो एक ही में लगाते हैं, एक ही नेटवर्क से लगाते हैं, राइट। और ये जो लगाया हमने यहाँ से, ये हमारा क्लाउड है। हमने जो स्पीड यहाँ पे फिक्स कर रखी है, कहाँ पे, ये क्लाउड से डेटा अपलोड या डाउनलोड करने वाली स्पीड हमने कर रखी है 2 Gbps, कर रखी है 2 Gbps। बट प्रॉब्लम क्या हो रहा है, प्रॉब्लम ये हो रहा है कि हमारे पास जो एनआईसी पोर्ट है सर्वर में, ये इसकी स्पीड कितनी है, 1 Gbps। तो अब क्या होगा, 2 Gbps तो डेटा यहाँ से आएगा डाउनलोड होने के लिए, लेकिन क्या हमारा सर्वर अलाउ करेगा उसको डाउनलोड करने के लिए 2 Gbps का इस स्पीड पे, नहीं लेगा। नहीं सर, नहीं सर, नहीं लेगा, क्योंकि इसकी स्पीड कितनी है, 1 Gbps 1 है, Gbps 1 Gbps है, राइट। तो कहीं ना कहीं ये फ्लॉप हो जाएगा। इसीलिए, और ज्यादातर आप सर्वर देखेंगे, कोई भी मशीन देखेंगे, जो एनआईसी पोर्ट होती है ना, एनआईसी पोर्ट की स्पीड आपकी वही होती है, कितनी, 1 Gbps ही होती है, ठीक है। या तो 512 रहेगा एमबीपीएस, या तो 1 Gbps रहती है। टाइम बढ़ा दो सर। वो एक्सपायर हो गया क्या? हाँ सर, 2 मिनट है अभी। अच्छा ठीक है, डिस्कनेक्ट कर देते हैं। हाँ, तो इसी में कर रहे थे ना हम लोग, राइट। कहाँ पे थे हम लोग, यस, हाँ। तो निक टीमिंग जो होता है, निक टीमिंग क्या करेगा, ये चारों, ये माइक्रोसॉफ्ट ने क्या किया, ये फीचर्स दिया अपने सर्वर में कि हम जो फिजिकल हमारे एनआईसी पोर्ट है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है, उनको हम लॉजिकली ग्रुप बना सकते हैं सॉफ्टवेयर के द्वारा, इस फीचर के द्वारा। तो अगर निक टीमिंग आप इनेबल करेंगे, ये अलाउ करेगा जितने इथरनेट पोर्ट है सबको एक ग्रुप में करने के लिए। तो जैसे 4 एनआईसी पोर्ट है, चारों को मिला के एक ग्रुप बना देगा, जिसको आप कोई नाम दे दो, जैसे प्रोडक्शन लैंड या कुछ भी नाम दे दिया आपने, मैं नाम दे देता हूँ प्रोड लैंड, प्रोडक्शन लैंड, ठीक है, प्रोडक्शन लैंड। ये ऐसे बन जाएगा, मतलब एक एनआईसी पोर्ट और यहाँ पे लॉजिकली बन जाएगा। आपको आईपी एड्रेस जो भी असाइन करना रहेगा इसी में असाइन करना रहेगा, इन सबों में नहीं, ठीक है। तो इसका बेनिफिट ये हो जाएगा कि
इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी 4 Gbps हो जाएगी, एक Gbps थी अभी क्या हो जाएगी। इसका एडवांटेज, सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है, अगर कोई फेल होता है तो ऑटोमेटिक वो सिंक कर लेगा। मतलब ये कोई फेल हुआ तो कितना हो जाएगा स्पीड 3 Gbps हो जाएगा, 2 फेल होगा तो कितना हो जाएगा 2 Gbps। तो ऐसे तो निक टीमिंग क्या करता है, इसमें कनेक्शन तो एक ही पोर्ट में है ना सर? हाँ कनेक्ट एक ही पोर्ट में, यस, किसी चारों में से किसी एक पोर्ट में करेगा। तो फिर 4 Gbps कैसे हो जाएगा कनेक्शन? तो एक ही है। लॉजिकली आप कर रहे हैं ना, लॉजिकली कर रहे हैं यार। यहाँ पे देखिए जब हम ये तो इसमें से ये 4 में से किसी में ये यूज कर सकते हैं या जरूरी है? नहीं, किसी में आप कनेक्ट करिए। आप किसी फिजिकल पोर्ट में अपने वायर को कनेक्ट करिए, ठीक है। आपको आईपी जो रहेगा, आईपी असाइन करना रहेगा जो लॉजिकली हमने बनाया उसमें। इसकी कनेक्टिविटी चारों से हो जाएगी। क्यों नहीं समझ रहे हैं, यहाँ देख नहीं रहे, मैंने क्या किया, चारों से इसकी कनेक्टिविटी हो गई इस फ्रॉडलाइन। ये सॉफ्टवेयर सर उसको लग रहा है, हाँ? सर उनको लग रहा है जैसा अभी एक है ना, हाँ, तो आप वहां से कनेक्ट करके और एक से ही 4 को भेज रहे हो, ऐसा लग रहा है। नहीं ऐसा नहीं है, ऐसे देखिए यहाँ पे ऐसे समझ लीजिए। जैसे सर मैं जैसे दो पोर्ट का यूज किया, 2 कनेक्शन डाला, हाँ, तो क्या होगा? हाँ, आप चाहे तो कभी ऐसा होता है, अभी ये सिनेरियो भी मैं दे रहा हूँ। देखिए कभी क्या होता है, हमें 2 लीज लाइन लिया हमने, एक लोकल एरिया में हम कनेक्ट करने अपने ऑर्गेनाइजेशन को, एक हमने लीज लाइन लिया बाहर से अपलोड डाउनलोड करने के लिए, ठीक है। और हमारे सर्वर में 4 एनआईसी पोर्ट है, हम क्या करेंगे 2 का पोर्ट बना देंगे, 2 का बना देंगे, एक आप एक साइड कनेक्ट करो, एक आप दूसरे साइड कनेक्ट करो, ऐसे कर लेंगे हम। तो 2 Gbps, जहाँ 1 Gbps मिला था 2 Gbps मिलेगा आपको। सर आईडी रैक वाला कोड किधर डालेंगे? हाँ, आईडी रैक के लिए भी होता है ना सर? हाँ, आप इसमें से किसी में डाल दीजिए। अच्छा, रैक कौन सी रैक की बात कर रहे हैं आप? आईडी रैक सर। आईडी रैक, जो रैक सर्वर हमारे होते हैं। हाँ सर, रैक सर्वर जो हम रिमोट ब्राउज करके यूज करते हैं ना रिमोटली। हाँ, वो किसी में डाल दीजिए, आईडी प्रॉब्लम नहीं, वो प्रॉब्लम नहीं। अभी देखिए इसको मैं दिखा रहा हूँ। मैं क्या करता हूँ ना, यहाँ पे इस सर्वर में आपको मैं दिखाता हूँ। देखो ये LCPA.clear, ये अभी आपको एक एनआईसी पोर्ट दिख रहा है यहाँ पे, राइट। हम क्या करेंगे 4 एनआईसी पोर्ट लेंगे, और इसमें क्यों नहीं दिख रहा है, ये इसमें डोमेन दिखना चाहिए हमारा, या क्या। अभी हम क्या कर रहे हैं 3 वर्चुअल एनआईसी पोर्ट ले रहे हैं यहाँ से। लेकिन सर इसमें से ये कैसे पता चलता है कि जैसा अभी 4 केबल डाले, 1 Gbps मिला, और समझो उसमें से 2 केबल फेल्ड हो गया, तो अपने को कैसे पता चलेगा फेल्ड हुआ है? तो यही तो सबसे बड़ा एडवांटेज है यार इसमें। अगर आप किसी में कनेक्ट कर रखे हैं, कहीं पे भी कनेक्ट कर रखे हैं, अगर फेलियर हो तो प्रॉब्लम नहीं, वो एडजस्ट कर लेता है। ये सभी एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं, इंटरलिंक रहते हैं मदरबोर्ड में, ठीक है। जो एनआईसी पोर्ट हम कनेक्ट करते हैं ना यहाँ पे, वो कनेक्टेड रहते हैं। आपका केबल फेलियर नहीं होना चाहिए। अगर एनआईसी पोर्ट फेलियर है तो भी काम करेगा ये। तो सर पता कैसे चलेगा? क्या चीज? हमें जैसा अभी पता, 4 केबल है, हमें पता, यहाँ पता चल जाएगा, बैंडविड्थ से पता चल जाएगा आपको। अभी देखना, हम करके दिखा रहे हैं। ये क्या हो गया, आया क्यों? ये देखिए यहाँ पे आ गया, और यहाँ पे आप देखो लता.com सभी ऑटोमेटिक ले लिया हो, ठीक है, उसी रेंज को। अभी आप क्या करते हैं, आप क्या करना चाहते हैं, चारों को मैं एक फ्रॉड लाइन में ऐड कर देता हूँ। अभी देखिए ये की स्पीड कितनी है, यहाँ देखिए स्टेटस में जाइए और आपको यहाँ दिखेगा ये है कितना है स्पीड, 1 Gbps, देख रहे हैं ना यहाँ पे 1 Gbps। अभी हम क्या करेंगे, किसी की स्पीड देख लो आपको 1 Gbps मिलेगा। आप लोकल सर्वर में जाइए, सर्वर मैनेजर में, कहाँ, लोकल सर्वर, ठीक है। और यहाँ पे देखिए क्या है, निक टीमिंग क्या है भाई, डिसेबल है। जस्ट क्लिक, इनेबल हो जाएगा, और यहाँ पे ये चारों एनआईसी पोर्ट आ रहे हैं। देखिए आप कंट्रोल के साथ इनको दबा लीजिए और सभी को सेलेक्ट कर लीजिए। कंट्रोल दबा के रखिए, सेलेक्ट कर लिया। इसके ऊपर राइट क्लिक करिए, कर दीजिए ऐड अ न्यू टीम, और यहाँ पे इस टीम का नाम कुछ भी दे दीजिए। हमने दे दिया फ्रॉड लैब, और यहाँ से कर दिया ओके। ध्यान दीजिएगा, only valid load balancing
प्रॉब्लम आ रहा है डोमेन कंट्रोलर की वजह से, देख ले रहे हैं। सर उसका नेम को सिंपल रखिए ना। नहीं, नेम का प्रॉब्लम नहीं है, जानते हैं क्या है, ये डोमेन कंट्रोलर प्रमोट होने से पहले ये काम करना है आपको। डोमेन कंट्रोलर का इशू है और कुछ नहीं। कल सर कौन सा लेक्चर होगा संडे? कल तो यूट्यूब में रहेंगे हम, ठीक है। सर कल ये नहीं था क्या डेस्कटॉप के लिए यूट्यूब पे कल कल? शाम को यार पता नहीं यूट्यूब का ग्लिच चल रहा था, किसी का नहीं हो पा रहा था, सब लोग परेशान थे। लाइव सेटल किए थे और प्रॉब्लम आ रहा था, उसमें कनेक्ट नहीं हुआ। ओए सर मैं वेट किया था कितना टाइम, फिर मैं बाहर गया। यूट्यूब के ग्लिच थी, हम लोग की प्रॉब्लम नहीं थी, सब लोग परेशान थे। तो सर कल क्या होगा यूट्यूब पर? कल नेटवर्किंग रहेगा, बेसिक नेटवर्क पूरा रहेगा, फुल क्लास रहेगा। मुझे लग रहा 3-4 घंटे रहूंगा मैं यूट्यूब पे, सुबह 11 बजे से लेके 3 बजे तक कंटिन्यू रहेगा। ये कुंज बिहारी और दुर्गा आप लोग मिस मत करना, आप लोगों के लिए बहुत जरूरी सेशन रहेगा वो। जी सर सर जरूर। वो कल के लिए कंबाइन लेक्चर रखने वाले थे ना जूम जूम पे? जूम पे कंबाइन कंबाइन वाला लेक्चर कंबाइन लेक्चर रहेगा, उसके बाद शाम के टाइम में रहेगा वो, ठीक है। कौन सा जूम का? हाँ, जूम वाला। ये रिस्टार्ट हुआ था ना मशीन, नहीं हुआ ना अभी? सर अगर जूम पे कंबाइन लेक्चर लेंगे तो रेड का पढ़ाइए तो। रेट उन लोगों का हो चुका है एक्चुअली, ठीक है। अच्छा अच्छा। वो रेड में सर जो बहुत कंफ्यूजन है मुझे। जो कम रेड फाइव को आपको तैयार करना बढ़िया से, ठीक है। रेड फाइव इंटरव्यू में जरूर पूछा जाता है, ज्यादातर इंटरव्यू में पूछा जाता है, क्योंकि ज्यादातर कंपनी रेड फाइव को ही यूज करती है। रेड वन बहुत एक्सपेंसिव होता है, रेड फाइव चीप एंड बेस्ट होता है। नो, ये लेगा नहीं। डोमेन कंट्रोलर से पहले करना है, ठीक है। तो फ्रेश मशीन कोई है क्या, रुकिए देखता हूँ। फ्रेश मशीन है नहीं, ठीक है, बाद में इसको दिखा दूंगा मैं। इंस्टॉल करेंगे तो टाइम लग जाएगा ज़्यादा, इसमें करेंगे तो इसमें भी यही आएगा। मतलब करने का मतलब ये है कि आप अपना बैंडविड्थ पहले सेट करना है, उसके बाद कोई सर्विसेज इंस्टॉल करना है। और सबसे ज़्यादा यूज अगर देखा जाए तो कहाँ होता है, फेलोवर क्लस्टरिंग में यूज होता है, ठीक है। जहाँ पे कई सारे नोड रहते हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग में हम कनेक्ट करना होता है अपने डेटाबेस को, तो वहाँ पे इसका यूज होता है। कई सारे नोड रहते हैं, डेटा जो कोरम डिस्क होती है हमारी रेप्लिकेट होती है इनके बीच में, तो वहाँ पे हम ब्रॉड लाइन बना के निकटिविंग यूज कर करके दोनों दोनों साइड को हम रख देते हैं सर्वर को।